देखो, ग्रामीण बस्तियों की समस्या से हमको अब समझना है ना। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। मतलब कल भी देखे थे हम जिस आकार से, उस हिसाब से बता रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक होती है कहां? विकासशील देशों में। कहां होती है भाई? विकासशील देशों में। इसका प्रमाण हम लोग कल भी देखे थे। एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। विकसित नहीं बल्कि अविकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और यानी नियोजकों के सामने बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती है। मतलब विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की भी आपूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं होती है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया इत्यादि वगैरह जो है सो होता है। मतलब जल से होने वाला रोग है ये सब। जल अगर खराब जल का प्रयोग करता है तो पानी, गंदा पानी के कारण ही हैजा, पीलिया इत्यादि वगैरह रोग सब होता है। ठीक है। समस्या, दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है बाढ़ एवं सूखे से क्या है? ग्रस्त रहता है। सिंचाई सुविधा कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी सिंचाई सुविधा कम होने से कृषि के काम पर क्या होता है? प्रभाव होता है। शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी रहती है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण हम लोग देखे हुए थे। नगरीय बस्तियों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में अलग होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक देश का जो नगर होगा दूसरे देशों के नगर से क्या होगा? अब जैसे कोई विकसित देश है उसका नगर, कोई विकासशील देश है उसका नगर, जो विकासशील भी नहीं रहा है उसका नगर अलग होगा भाई। ठीक है। और वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार हो गया, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा है। जनसंख्या का आकार, पहले क्या? जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार में क्या? नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटाइन एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति है। मतलब नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या का जो भाग है कुछ अनुमानतः बताया जा रहा है कि जैसे कोलंबिया में 1500, अब ऐसा भारत में है 5000, जापान में है 30,000। ये सब किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? जनसंख्या, गरीबी सबके लेकर के भी। ठीक है। अब जहां पर जैसे अमेरिका जैसा देश है तो अमेरिका जो जिस तरह से नगर में जी उस तरह से गांव में व्यवस्था हो ही गया होगा, तो क्या जरूरत है हमको नगर में जाने का? लेकिन अपने लोगों के क्षेत्र में क्या है भाई? गांव में व्यवस्था नहीं है पढ़ना लिखना या मान लो कई प्रकार के चीज, रोजगारी का व्यवस्था, इसलिए लोग क्या करता है? नगर में जाता है। तो जनसंख्या निश्चित रूप से भाई ज्यादा होगा। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व, क्वेश्चन तो जानता है ना, गांव की अपेक्षा नगरों में जनसंख्या अधिक होता है, ये सब जानता है ना 10वां में। अब परीक्षा में भी लिया जाता है, पूछेगा जनसंख्या सबसे अधिक कहां होता है? नगरों में या महानगरों ऑप्शन रहेगा तो महानगरों में, शहरों में। ठीक है, गांव की अपेक्षा, याद रखना। क्यों? मान लेते हैं कि गांव में जनसंख्या 600 है, शहरों की जनसंख्या 400 है, नगरों की जनसंख्या 400 है, लेकिन यहां से 300 आदमी कहां चला गया? पुरुष, या 250 या 200 मान लो, कमाने खटाने रोजगार के लिए। तो जनसंख्या इस कारण से शहर में
ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गांव में जो प्रॉपर है वो तो है ही, नगर में जो प्रॉपर वहां का है तो वो तो है ही, लेकिन गांव का लोग भी चला जाता है ना भाई नगर में, तो जनसंख्या स्वाभाविक है कि महानगर का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। जनसंख्या के आकार के निचली सीमा में है ना, ठीक है, सबका मतलब आंकड़ा बताया गया। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब लोग मतलब देखो यहां जैसे कि भारत में नगर को घोषित करने के लिए जनसंख्या की मात्रा अधिक है, 5000 मान लो, 4000 मान लो, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कहीं पर 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या मान लिया? बात समझ में? ऐसा क्यों? जनसंख्या के कारण, क्योंकि वहां की जनसंख्या यहां की अपेक्षा क्या है, कम है, ये भी समझना, ऐसा होता है। ठीक है, आयरलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या लो 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा एवं वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति होगा, तब नगर घोषित किया जाएगा। नगर या शहर मतलब होने का मतलब घोषित जो किया जाता है वो किसके ऊपर? जनसंख्या के ऊपर। इतना जनसंख्या हो गया तो समझो नगर घोषित कर दिया। व्यवसाय सभी देशों का अपना अलग अलग होता है, सभी क्षेत्र का अलग अलग होता है। व्यावसायिक संरचना के आधार भी देखा जाता है। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देश में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधि को भी नगर बस्तियों निर्दिष्ट करती है। मतलब कुछ ऐसा भी देश है जहां जैसे उन सब जगहों पर देखा गया कि भाई जनसंख्या कम मात्रा में, कहीं ज्यादा, कहीं उससे भी कम। भारत में जनसंख्या को तो देख ही जा रहा है, साथ ही साथ वहां के लोगों का रोजगार, काम काज क्या कर रहा है, किस चीज कौन काम में व्यक्ति संलग्न है, ठीक है, इसको देखते हुए भी नगर बस्ती घोषित किया जाता है। ठीक है, मतलब भारत में नगर बस्ती घोषित करने के लिए क्या देखा जाता है कि कैसा कामकाज चल रहा है उस क्षेत्र में, कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर भी नगर घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। मतलब अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इटली जैसे देशों में नगर घोषित करने के लिए क्या देखा जाता है कि अगर 50% गैर कृषि कार्य से में संलग्न है, मतलब समझो कि जहां पर इटली का कोई क्षेत्र है वहां पर मान लो 500 आदमी है, 500 आदमी वास करता है, सपोज मान लेते हैं। अब 500 में से 50% कृषि पर निर्भर नहीं रह करके गैर कृषि के अलावा किसी और काम में, अगर जिस क्षेत्र में 50% लोग मतलब 250 आदमी अगर दूसरे कामों से अपना जीवन बसन भरण पोषण करता होगा तो उसको क्या करेगा, नगर घोषित कर देगा। मायने रखता है भाई नगर करने का, जहां पर होगा किसानी का काम ज्यादा, वो नगर कैसे हो जाएगा? नगर शहर का मतलब किसानी का काम कम हो रहा है, इतना समझ जाना। ठीक है, संलग्न होता है। भारत में यह मापदंड 75% का रखा गया है। अब देखो भारत में यही मापदंड कितना रखा गया है, 75%। जिस क्षेत्र में लोग जो है 75% लगभग किस पर आधारित रहता है, कामकाज करता है, गैर कृषि मतलब किसानी का काम छोड़ के
बाकी कामों में, मतलब 100 आदमी अगर कहीं पर वास करता हो तो उसमें से 75 आदमी क्या करता हो, किसानी का काम नहीं करता हो बल्कि दूसरा काम करके अपना जीवन भरण पोषण करता हो, तो उसको क्या किया जाता है, नगर घोषित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था भी नगर के लिए होता है। कुछ देश में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में कब घोषित किया जाता है, बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मापदंड, प्रशासनिक ढांचा को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के लिए रूप में वर्गीकृत किया जाता है कब, जब नगर पालिका, छावनी, वार्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित है। जैसे कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में नगर पालिका वगैरह सब आता है, जैसे उसमें महापौर सब आता है, जैसे गांव पंचायत में मुखिया सरपंच सब होता है ना भाई, तो वहां क्या होता है, महापौर सब आता है, नगर पालिका सब आता है, वो सब चीज को संभालने के लिए। ठीक है, छावनी, बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित होता है। इसी प्रकार लैटिन और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में या ब्राजील एवं बोलीविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को, जो भी प्रशासकीय केंद्र को क्या मान लिया जाता है भाई, मतलब ये क्षेत्र जो है ना प्रशासनिक प्राधिकरण, मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा भी समझो। जैसे गांव घर में कोई पंचायत है तो उस घर में, अच्छा, गांव में जो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, चाहे पंच के पंच, कोई प्रकार का बात होता है ना भाई, वो सब क्यों बनाया जाता है, मुखिया सरपंच को क्यों बनाया गया है? मुखिया सरपंच का प्रावधान उस समय से चलता आ रहा है कि मान लो कि गांव घर का कोई गांव घर कैसे बनता है, आपको पता होगा एक चीज कि गांव जो बना कैसे बना भाई। पहले तो एक आदमी, दो आदमी होगा, वो दो आदमी से क्या बना होगा, परिवार बना होगा। वो परिवार से फिर मान लो कि 2 गो 3 गो 4 गो बेटा हुआ, तो फिर अलग अलग हुआ तो एगो टोला बना होगा। समझो बातों को, इस टोला से मिल करके, कई टोला मिल करके, मतलब कई परिवार मिल गया, जाति कोई भी हो, कई परिवार मिल गया तो एगो टोला बन जाता है, और कई टोला मिल जाता था एगो गांव बन जाता है मान लो, और कई गांव मिल गया तो क्या हो जाता है, या मान लो कई गांव मिल करके क्या बन जाता है, एगो पंचायत बन गया। गांव की बात हम कर रहे हैं अभी। तो वो जो पंचायत बना होता है, उस पंचायत में गांव टोला पड़ोसा में तो सब अपने दौर दियाद इत्यादि वगैरह का आदमी सब रह रहा है ज्यादातर, अगर देखा जाए तो मुखिया सरपंच का मतलब क्या हुआ भाई? मुखिया सरपंच तो इसलिए होता होगा कि जैसे अगर किसी भाई भाई में झगड़ा हो गया, किसी दियाद में आसपास में किसी से झगड़ा लड़ाई हो गया, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत क्या होगा, प्रशासन बुलाओ, केस फौजदारी करो। तो उसमें क्या होता था ना कि लोगों को पैसा खर्चा होता था। प्रशासन तक बात जाने का मतलब खर्चा होना, भाई तुम भी जानता है। जब ये केस फौजदारी होगा तो क्या होगा, पैसा खर्चा होगा। तो इसलिए गांव में मुखिया, सरपंच इत्यादि सबको, अब प्रशासन भी उतना समझ में नहीं आया, प्रशासन को उतना समझ में नहीं आया भाई किसने गलती किया, क्या किया, नहीं किया। छोटी छोटी गांव घर में तो सब जानते हैं, परिवार में देखना छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या करता है, झगड़ा लड़ाई, अब केस कर दो, ये कर दो। तो भाई छोटी सी बातों को लेकर के केस करने का मतलब ही नहीं बनता, खर्चा ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है गांव घर में मुखिया, सरपंच इत्यादि को रख दिया जाता है कि भाई मुखिया जी होंगे या सरपंच होंगे, अगर किसी को गांव घर परिवार में दुख तकलीफ है, या किसी का बेटा है जो खर्चा नहीं देता है, किसी का वो भाई है जो ज्यादा हड़प लिया, तो उन सब चीजों को सुलझाने के लिए गांव में सरपंच, मुखिया इत्यादि वगैरह होता है। उन लोगों का मुख्य काम सब यही सब है।
प्लस में कौन गरीब है उस पर ध्यान रखना, उसको सरकारी तौर पर उसको मतलब दिलवाना, जो भी उसका हक है वो दिलवाना। ये सब कौन, अगर किसी को इंदिरा आवास मिलता है, आदमी समझता है कि नरेंद्र मोदी दिलक, भाई नरेंद्र मोदी कत से दो देता है क्या? नरेंद्र मोदी दिया दिलक, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहे मान लो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुमको दिया, हालांकि गांव में जो कुछ भी तुमको मिला वो तो मुख्यमंत्री के तहत से मिलता है। अब मुख्यमंत्री के पास जो है तुम गरीब है, इंदिरा आवास जो तुमको मिला, ये बात वहां तक कौन पहुंचाया? मुखिया सरपंच, उन्हीं लोगों का तो काम होता है भाई, उन्हीं लोगों के जरिए तो भाई उसको पता चलता है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी खुद देखने के लिए यहां पर थोड़ी आते हैं कि भाई गरीब है इसको इंदिरा आवास दे दो। आप गरीब हो इसकी पता जो है मुख्यमंत्री को या किसी प्रशासन को जो चलता है, किसके जरिए से? गांव के मुखिया सरपंच इत्यादि लोगों के जरिए से। बात समझ में आ रहा है? तो उन लोगों के जरिए से जो मिलता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रहा होगा कि भाई ये पंचायत जो बना होगा तो उस पंचायत के अंतर्गत क्या होता होगा? मुखिया सरपंच, कुछ भी झगड़ा लड़ाई इत्यादि वगैरह हुआ तो सब काम कौन संभालेगा? लेकिन कोई ऐसा जगह आ जाता हो जहां पर मुखिया सरपंच नहीं बल्कि डायरेक्ट प्रशासन से बातचीत होता हो या कुछ नगर पालिका जैसा बात हो, तो वैसे क्षेत्रों को क्या किया जाता है? नगर घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा मधुबनी, दरभंगा, पटना में अगर जाइएगा, दिल्ली, मुंबई में जाइएगा तो उन सब जगहों पर देखना कि पर गांव घर के तरफ पंचायत बैठता है, नहीं बैठता है। तो जहां पर पंचायत बैठा वो गांव घर वाला बात हो गया। जहां पंचायत नहीं बैठा, पंचायत क्यों कहा गया है? पंचायत का अर्थ क्या होता है? 5 लोगों का बैठक, 5 लोगों का मत। अब 5 लोग भाई, आप दोनों भाई में झगड़ा कर लिया कोई आदमी, आप 5 लोग बैठेगा, समझेगा, जो 5 आदमी समझेगा। पहले तो सरपंच को जज माना जाता था। जज जानता है ना? जज बहुत बड़ा बात है। जज के हाथ में सारा चीज है। जज जिसको मन होगा फांसी दे देगा, वैसे नहीं, मतलब प्रावधान होता है, ठीक है। तो जज एक बार अगर जो बोल दिए कि भाई बोल दिए तो बोल दिए। तो पहले के जमाना में जो है ना, जज को माना जाता था क्या, सॉरी सरपंच को क्या माना जाता था? जज। हाँ, मालिक जो बोल दिए सो बोल दिए। पहले सरपंच, मुखिया, इस सब का जो रोल होता था भगवान माना जाता था। अभी का सिस्टम लोग नहीं मानता है, अलग बात है, लेकिन मुखिया सरपंच का रोल बहुत बड़ा होता था। गांव को, पंचायत को पूरा साफ सफाई करके रखवाना, सही से घर परिवार को चलाना आम बात थोड़ी है भाई, ठीक है। तो अब कुछ बात समझ में आ रहा होगा कि जो प्रशासनिक केंद्र होगा, जो क्षेत्र, उसको नगर घोषित कर दिया जाता, लेकिन जो पंचायती इलाका वाला बात होगा वो गांव घर वाला पंचायत स्तर पर रहता है भाई। बात समझ में आया कहीं ना कहीं? तो आपको तो पता होगा कि भाई इन सब क्षेत्रों में विकास काफी किया। अब हम बता दिए कि गांव वाला सिस्टम क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो प्रशासन से अपनी मदद मांगे, क्योंकि उसमें खर्चा होगा। तो इसलिए गांव सरपंच के मुखिया सबसे ही मदद मांगो, वही अपना सुलझा देंगे, पैसा खर्चा नहीं होगा। ये बातें हैं। बात समझ में आया? इधर होगा ना। अब देखो उसकी स्थिति। अब नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सौरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर, एक समुद्री पतन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से अलग होता है। जैसे सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगर के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण। हाँ, अब देखो एक और स्थिति, मतलब नगर उसी जगह को घोषित किया जाता है जिसके आसपास में जैसे लगेगा कुछ अच्छा
चीज हो गया। जैसे वहां कुछ खनन का काम हो रहा है, कुछ विशेष रूप से कुछ मतलब फैक्ट्रियों जैसा, उद्योगों जैसा वहां काम हो रहा है, कामकाज चल रहा है, तो उन सब जगहों को क्या किया जाता है, नगर घोषित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले, खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोग, खनिजों का पाया जाना आवश्यक है, औद्योगिक नगर के लिए स्थानीय शक्ति, ये सब कुछ किताबी बातें हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि कोई, हालांकि इन सब को कहने का मतलब ये हो रहा है कि जहां पर कोई अच्छा जगह हो, जहां पर खनिजों का भंडार हो, उसको नगर घोषित कर दो भाई। लेकिन मान लो बहुत जगह ऐसा भी है जो खनिज का भंडार नहीं है, फिर भी नगर घोषित हुआ है, तो वो वहां के सिस्टोमेटिक जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति बदलता है उसके आधार पर देखते हुए माना जाता है कि भाई ये नगर हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति, ठीक है, स्थानीय शक्ति मतलब यहां पर कभी यहां नगर घोषित करेंगे तो यहां पर कभी ऐसा भी समय आएगा कि यहां फैक्ट्री लगेगा, तो मतलब कहने का ये बात। ठीक है, साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र, कोई ऐसा जगह अगर हो जहां पर लोग घूमने फिरने आता हो, पर्यटन स्थल का मतलब यही होता है जहां लोग आता है जाता है घूमने फिरने, 10 जगह का लोग 20 जगह का लोग आता है, तो उसको क्या किया जाता है, नगर घोषित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, आकर्षक दृश्य एवं सामुदायिक तट हो या औषधीय जल हो या कुछ भी जो पर्यटन बना दे। ठीक है, पर्यटन बनाने का तरीका जितना लिखा है वही नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्ध पर निर्भर करती थी। अब यद्यपि वर्तमान में भी उपर्युक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित कर दी जा रही है। ठीक है, अब वही ना कहा कि जब तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्र में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही है जहां उपयुक्त सुविधा ना हो। वही बात बोले नहीं कि जितना बातें बताया किताब में है कि इतना चीज होना चाहिए तो लगभग नगर घोषित किया जाएगा, लेकिन हम क्या बोले, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मॉडर्न जमाना के आधार पर ऐसा नहीं देखा जाता कि ये सब सुविधा सारी चीजें जहां हो वही नगर घोषित किया जाएगा, नहीं, और भी कई तरह की बातें होता है जिसमें नगर घोषित कर दिया जाता है। इसमें से कुछ बातें होगा भी, कुछ बातों की कमी भी होगा, तब भी नगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी तो महत्वपूर्ण रूप से दिया गया नगर घोषित करने के लिए, क्या दिया गया कि भाई खनिजों का भंडार, बहुत जगह ऐसा नगर है जो खनिजों का भंडार ने नगर घोषित है भाई। ठीक है, दरभंगा पटना इत्यादि वगैरह तुम ले लो, बहुत सारा। ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री के दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता हो। अब जैसे मधुबनी दरभंगा पटना समय क्या होता है भाई, हाँ उन जगहों पर कर दो नगर घोषित, क्योंकि पानी की सुविधा तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से गांव घर पंचायत वगैरह में समय होता है। अब नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। अब जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित, उनका विकास तेजी से हुआ है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है, ऐसा नगर जहां पर कुछ महत्वपूर्ण व्यापार सब चल रहा हो, कुछ महत्वपूर्ण जो है सो ऐसे जगहों पर है जहां आसपास में कुछ विख्यात चीजें हो गया हो, उस सब नगर क्या होता है, तुरंत विकास कर जाता है। ठीक है, आगे नगरीय क्षेत्रों के काम। अब हम लोग नगर घोषित कैसे करेगा सो तो हम जान गए, तो अब हम लोग जानेंगे कि नगर का काम क्या है, नगरों में कामकाज कैसे होता है। देखो, नगरीय क्षेत्रों के कार्य प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व केंद्र हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है। मतलब कहने का यह हुआ कि प्राचीन काल का जो नगर हुआ करता था, नगर का मतलब वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा,
व्यापार की व्यवस्था अच्छा, अधिक मात्रा में, उद्योगों की व्यवस्था अच्छा, फैक्ट्रियों की व्यवस्था अच्छा, सुरक्षा की व्यवस्था भी अच्छा, धार्मिक रूप से भी अच्छा, ये सारा चीज हुआ करता था प्राचीन मतलब पहले के नगरों में, जो कि अब के नगर में ये सब सारी चीजें नहीं भी होता है। अब मान लो बहुत सारा ऐसा नगर है जहां मान लो कंपनी नहीं है भाई, बहुत सारा ऐसा जगह है जहां भारी बाजार व्यापार का उतना बड़ा तो नहीं है भाई जितना बड़ा समझा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है यहां, ठीक है, विभेदीकरण हो रहा है, किसके घटता जा रहा है, परंतु कई अन्य कार्य इसी सूची में जुड़े। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नगर में इन सब सूचियों में से आता है, ठीक है। आजकल कई नए कार्य जैसे, और ऐसा ही नहीं, अब जैसे कि पुराने जमाने में ऐसा आ गया तो नए नगर, नए आधुनिक काल की बात करा जाए तो आधुनिक काल में जो नगर होगा तो कोई जरूरी नहीं यही सब चीज होगा। अब इन सब चीजों में से कुछ कुछ चीज नहीं होगा, कुछ कुछ नई चीज सब आ जाएगा, क्योंकि जमाना बदल रहा है ना भाई, तो उसके आधार पर तो पक्का है कि अलग अलग चीजें होगा। देखो, इसलिए कहते हैं कि किताब में सारा चीज लिखल है, लेकिन टीचर से पढ़ने का मतलब यही है कि चीजों को कैसे समझा जा सके। अब मान लो कि कहीं पर लिखा रहेगा कोई भी चीज, जैसे ये चीज लिखा रहेगा, अब ये चीज लिखा रहेगा, अब जैसे देखो सिम्टम्स, जैसे कोई चीज का, जैसे कोरोना का सिम्टम्स जो था, लक्षण जिसको बोलते हैं, तो कहा कि जिसको ये सब हो गया उसको कोरोना हो गया, नहीं, कोई जरूरी नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। अब जिसको खांसी हो गया, जिसको मान लो क्या सब बताया था, बुखार तेज आ रहा हो, खांसी हो रहा हो, सूखा खांसी आ रहा हो, है ना, ज्यादा सर्दी बुखार लगल हो, ये सब क्या है, कोरोना का सिम्टम्स था। अब जिस व्यक्ति को, अब कोई आदमी के खंसा जाए चले ना है, बेशक उसको कोरोना हो या नहीं हो, रे खाने मर जो, तो कहने का मतलब यह है कि कोई जरूर, एक बात याद रख लेना बाबू, ये चीज भी बता देते हैं, जैसे होम, तो बहुत सारे बीमारी जो होता है, उस बीमारी का जो सिम्टम्स होता है, लक्षण बताया जाता है कि जकरा अंदर ये सब लक्षण भ गलो तो ये बीमारी भ गलो। नहीं मान जाना, क्योंकि लक्षण से शंका किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो बीमारी होगा ही, ये चीज पहला याद रख लेना। दूसरे नंबर की, कोई भी बीमारी के लिए एक दो सिम्टम्स नहीं होता है, किसी भी बीमारी के लिए कम से कम 4, 5, 6 सिम्टम्स तो होता है, माना जाता है किसी भी बीमारी के लिए, तबे वो बीमारी होगा। वो भी सब सिम्टम्स तुमको कभी कभी दिखेगा भी, तब भी बीमारी नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। खरी तो हम बायोलॉजी में चले गए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी है, ज्यादा आगे नहीं जाना है ना है ना, तो वही कह रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि ये सब व्यापार है नगर के अनुसार, लेकिन अब जो है चेंज भी हुआ है भाई, ठीक है। आजकल कई नए कार्य जैसे कि मनोरंजन, लो जहां पर मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था हो, नगर हो, जहां यातायात की सुविधा हो, खनन की सुविधा हो, निर्माण कुछ सामान नया बनाता हो वहां, अब जैसे लहठी चूड़ी सबका व्यवस्था है मधुबनी, दरभंगा इत्यादि में, लहरियासराय सबके इलाकों है, बहुत जगह का नाम जो पड़ा हुआ है किसके आधार पर, काम काज, लोहा पट्टी, फिर आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना, नया सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। तो अब आधुनिक काल का, जाओ, आधुनिक काल का जो नगर होगा भाई, उस नगर के लिए कौन कौन कंडीशन है, ये सब कंडीशन, अब इसमें भी कुछ आगे पीछे तुम लोग समझो, ठीक है, बातों को भाई। इनमें से कुछ कार्य के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता
नहीं होता है। यानी वहां के लोगों को जो है सो गांव घर की ज्यादा जो है सो जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव होगा। चलो देखो अब आ गया। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य का ही उल्लेख करते हैं। नगर काम वैसे बहुत चीज करता है नगर के लोग, लेकिन उनके कुछ ही कामों का हम लोग उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए के तौर पे हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर और चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मतलब बड़ा बड़ा नगर की मतलब ये एक प्रशासनिक नगर ही हो गया, कोई ऐसा फैक्ट्री नगर ही हो गया, जिसको नहीं बोल देते हैं इंडस्ट्री एरिया, जहां देखना कंपनी सब खुला रहता है। कुछ जगह जो है मान लो कि दिल्ली में बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे बहुत जगह नोएडा वगैरह सब जो है, या बहुत जगह ऐसा जगह सब है जहां पर मान लो फैक्ट्रियों का खदान है। आदमी बस्ती वाला रहने वाला कम है, लेकिन वहां पर फैक्ट्री वगैरह ज्यादा खुला हुआ है, तो फैक्ट्री औद्योगिक नगर हो गया वो, समझो। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं, ये तो बात सही है भाई। अब इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पतनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्य के लिए जाने जाते। अब कई ऐसा नगर होता है जो विनिर्माण कार्य के लिए जाना जाता है कि इस नगर में विनिर्माण का काम हो रहा है ज्यादा। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब नगर एवं शहर का वर्गीकरण कैसे होता है सो देखते हैं। प्रशासनिक नगर, अब तो बंटवारा करिए दिया भाई। प्रशासनिक नगर देखेंगे, औद्योगिक नगर देखेंगे, अभी तो ऊपर था भी। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? तो देखो, राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। मतलब राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार, मतलब प्रशासनिक नगर। तो बताओ तो प्रशासनिक नगर कौन हो सकता है? जैसे केंद्र सरकार कहां बैठती है? दिल्ली में। अरे केंद्र सरकार का बैठक कहां है? दिल्ली से ही ना भाई। ठीक है, तो राष्ट्र की जो राजधानी, जैसे भारत राष्ट्र हो गया, भारत की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो वो सब समझो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक नगर माना जाएगा। ठीक है, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनवेरा, बीजिंग और पटना इत्यादि भी समझ जाओ ना। बिहार की राजधानी क्या है? तो इतना समझ सकते हैं। बीजिंग, अदीस अबाबा इत्यादि वगैरह, जो कुछ भी अपना समझ लो, इत्यादि प्रशासनिक नगर है। राज्य में भी ऐसे नगर हो सकते हैं। देखो, ये सब तो बता दिया देश के बारे में, लेकिन हम क्या बोले? जैसे बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, तो पटना भी एक प्रकार से क्या होगा? प्रशासनिक नगर। तो कहेगा 5 बिहार के या कहेगा भारत के 5 प्रशासनिक नगर वाले का नाम लिख दो भाई, आराम से लिख सकता है, जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्वेनी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु इत्यादि। इस सब तो प्रशासनिक है ना। ठीक है, मतलब इसकी राजधानी सबके बारे में बता रहा है भाई। दूसरा, व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर। अब ऐसा भी नगर हो सकता है जहां व्यापार चलता हो, व्यवसाय करता हो लोग, उसको भी क्या किया जाता है? नगर घोषित कर दिया जाता है। अब कृषि बाजार कस्बे, जैसे कि विनिपेग एवं कंसास नगर, जगह का नाम है। बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जैसे कि फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम,
विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे कि मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर हो गया, बगदाद हो गया, आगरा हो गया, प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इन सब मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र हो, जैसे मान लो कि इन सभी क्षेत्रों का यहां पर एक केंद्र बनाया गया, इन सभी जगह का आदमी जो है व्यापार करने के लिए इस केंद्र पर आएगा, तो इस केंद्र को क्या कहेगा? व्यापारिक केंद्र। क्या कहेगा? व्यापारिक। देखो अब ये सब एनालिटिकली देखेगा तो ये सब चीज अब हर जगह व्यापार हो रहा है, हर क्षेत्र में सब चीज मिलने लगा है। लेकिन पहले अभी क्या बोले, किताबी पहले की तरह है, हम तुमको समझा रहे हैं किताबी भाषा से, लेकिन समझना कैसे है? आधुनिक तरीका से भी, मॉडर्न के तरीका से हमको समझना। अब ये मत दिमाग में बैठा लेना कि जहां पर व्यापारिक मतलब सभी लोग यहां से यहां से यहां से आए, वहां तो है ही, उसको भी नगर घोषित कर देगा। अब मान लो कि व्यापार का कोई बाजार केंद्र दे दिया, लेकिन कोई जरूरी है कि व्यापार का जो बाजारी केंद्र है उस बाजार पर ही लोग व्यापार करने के लिए खाली जाता है? अपने पास भी कर लेता है भाई, जहां जो जैसे तैसे रहता है वहां भी व्यापार कर लेता है, और उस मॉडर्न को देखते हुए उस जगह को भी नगर घोषित कर दिया जाता है भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से अगर किताबी भाषा में तुमको लिखना होगा, परीक्षा पास आउट करने के लिए लिखना होगा, मार्क्स लाने के लिए लिखना होगा, तो इन सब बातों को लिखना होगा। ठीक, तो इन सब जगहों पर जो है सो क्या होता है भाई, मतलब व्यापार होता है, व्यवसाय चलता है, तो उन सब जगहों को क्या किया जाता है? नगर घोषित कर दिया जाता है। बात समझ में आया? सांस्कृतिक नगर भी, अब सांस्कृतिक नगर का मतलब कोई ऐसा जगह हो, समझ में आ रहा? तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलम, मक्का, मदीना, जगन्नाथपुरी, बनारस, ये सांस्कृतिक नगर है। मतलब सांस्कृतिक रूप से जैसे होता है ना कि वहां पर मंदिर, मस्जिद इत्यादि वगैरह प्रचलित है, उस जगह का स्थल जो है सो धार्मिक से, जैसे देखो एक बात बताते हैं, अभी अपने राज्य का नाम क्या है भाई? बिहार। बिहार राज्य का नाम पहले क्या था? विहार। विहार था। और अगर पूछेगा बिहार का पुराना नाम क्या है, तो वो मगध। ये सब चीज 8वां 9वां समय दिल है, सब चीजें दिल, किताब पढ़ेगा तब ना, लिखल है। अभी ये बिहार से तुम लोग जानता है, लेकिन पहले क्या था? और भी पुराने, चलो तो मगध के नाम से पहले तो लिखाया भी है, मगध वाला बात तो बताया भी है। अब ई बिहार में अंतर है, दोनों बिहार है। इस बिहार से पहले प्रचलित हुआ तभी बिहार कह दिया। मतलब क्या? मगध राज्य था, लेकिन मगध ही राज्य जो है बिहार, मतलब देखो एक चीज तुम याद रख लेना, कहीं भी तुम कहीं जाता है तो पोस्टर पर कहीं जगह पर देखता हुआ बिहार 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 कहीं लिखा हुआ, तो गया नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, घर में से निकले छी कोचिंग से जाए छी तो घर है। खैर कोई बात नहीं, घूमना फिरना सबसे सुंदर काम है। जितना पैसा तुम लोग जो है सो हमको लगता है ई मेला सब में जो फूकना फूकनी खरीदो में, आ चाहे झूला पर जो 50 बेर झूला में लगा ले छिए, ओते से ऐसे बढ़िया चल जाओ कोनो दूसर जिला, तेसर जिला, चौथा जिला, 5वां जिला। आगे का जो पढ़ाई करता है तो घूमने के लिए तुमको जैसे सर्च रिसर्च करना पड़ता है, तुमको जगह जगह पर जाना पड़ता है। बात समझ में आया? आज उस जिला में जाएगा, कल उस जिला में जाएगा, परसों उस जिला में जाएगा, कई क्षेत्रों में जाना पड़ता है। बात समझ में आया ना?
तो क्षेत्र क्षेत्र बाई क्षेत्र जा करके वहां सर्च रिसर्च किया जाता है, बताया जाता है। तुम किसी भी चीज पर शोध करता आगे जो पीएचडी वगैरह होता है तो यही सब कंडीशन किया जाता है। तो ये जो बिहार है, इस बिहार का मतलब समझ जाओ एक बार। अभी धर्म स्थल वाला बात आया है, इसलिए जैसे तीर्थ स्थल वाला जो महानगर कैसे घोषित कर दिया जाता है सो बता देते हैं। कहीं पर अगर बिहार लिखा हो तो तुम समझ जाना इस बिहार के शब्द का मतलब होता है यह एक ऐसा स्थान है जहां पर 10, 15, 20 जैसे होता ना पूजा पाठ करने वाला बाबा इत्यादि वगैरह सब जो होते हैं उस सब लोगों का स्थान है, धार्मिक स्थल है। बिहार स्थल का मतलब क्या हो जाएगा? धार्मिक स्थल। अब ये कोई जरूरी है कि बिहार में होगा, किसी और राज्य में भी देखना कहीं पर बिहार लिखा हुआ हो, ई वाला बिहार, तो समझ जाना एक मतलब ये स्थान की हो जहां पर 10, 15, 20 बाबा जी लोग रहते हैं और वो धार्मिक स्थल है। तो हमारा बिहार जो था बौद्ध धर्मों से संबंधित था। जो बौद्ध भिक्षु लोग वहां रहते थे बिहार में, तो उस अब अभी हम बता दिए जहां पर बौद्ध भिक्षु धर्म वगैरह के लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? विहार। उसको क्या कहा जाता है? विहार। तो इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया भाई? बाकी तो पुराना नाम मगध है ही। तो ये भी इस नाम से भी समझो पहले प्रचलित हुआ। हालांकि नाम पूर्ण रूपेण से जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी बिहार राज है, तो ये बिहार राज्य नहीं था मगधी राज। लेकिन बोले नहीं कि ये जो बिहार था क्या भिक्षुओं का स्थल माना जाता था, इसलिए बिहार को विहार नाम से ज्यादा प्रचलित हो गया। बात समझ में आया? तो बिहार बिहार कहा जाने लगा। तब जो है लेकिन ई बिहार दे देगा तो केवल तब तो बोवे जी का हो गया खाली। लेकिन इसमें खाली बोवे जी वाला बात थोड़ी है, सब जी वाला बात है भाई। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए इसको इसमें है ना। तो अगर कहीं पर बिहार शब्द देखना लिखा हो तो समझ जाना यहां पर हाँ कि 10 गो 15 गो बाबा जी रहे थे, बौद्ध भिक्षुओं का स्थल है, मतलब ये ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का स्थल है। ठीक है। तो अब सांस्कृतिक को भी नगर घोषित कर दिया जाता है, मतलब तीर्थ स्थल जैसे कि बता ही दिए। ठीक है, बनारस ये सब। अब ये सब जगह क्या है? घूमने फिरने वाला जगह सब है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहां के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। अब विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर, उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की भिन्नताएं हो सकती है। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। अब जबकि विकासशील क्षेत्रों में अधिकतर नगर के उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़ एवं केनवरा नियोजित नगर है, जबकि भारत में छोटे छोटे कस्बे और ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय का फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित धीरे धीरे अपना होता रहता है। आदिस अबाबा नवीन पुष्प यानी नया, इथोपिया का राजधानी नगर अदीस अबाबा जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। एक नंबर में ये सब चटका देगा, ये सब याद रख लेना, कभी कभी पूछ देता है। इथोपिया की एक 2000 शायद 25 है ना, 3 साल पहले वाला में पूछा गया था। ठीक है, कभी कभी सब क्वेश्चन ले लेता है, ज्यादातर तो नहीं। ठीक है, एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। अब संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। ये संपूर्ण पूरा नगर जो है पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित होता है। राजकीय मुख्यालय प्याजा, आरात एवं आमिष्ट किलों से चारों और सड़कें जाती हैं।
इस सब का किला है। किला करना पहले क्या आम गिरे छे तो 10 आदमी ये सब बुझे छे कि ना बुझे छे? एगो आम रे एकदम तक हम जेबे नहीं करबे ओतऽ से गिरे वाला है एना सिस्टम से बुझे छे पहले। अभियो मतलब लेकिन ओते नहीं जेना पहले होय छले हमरा बुझाय। अतः से जेबे नहीं करबे आ ओकरा पर टके है ई जेबो नहीं करे कहता है खारा। हाँ सिस्टम से भी सब ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन लेडीज सब तक गाड़ पढ़ दे छले मने मने। स्तर को सुधारना एवं वहां रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकता के संतुलन करके अनेकों अनुरूप योगदान तथा संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चलेना। हो गया बात खत्म। ठीक है, बहुत अगले कभी बाकी है।